में मैं आपको एक चीज डिटेल कर देती हूँ, हम इसमें सिर्फ की पॉइंट्स हैं इसके अंदर और हमने वही करने हैं। देखो फर्स्ट आती है स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के अंदर आपको क्वेश्चंस आए हैं आपके पे, ऑल्दो आपका कुछ भी स्कूल एजुकेशन से रिलेट नहीं करता है, बट स्टिल क्योंकि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी फुली पढ़ते हैं तो इसी वजह से मतलब नहीं आई है तो हमें हर चीज पता होनी चाहिए एज टीचर्स, है ना। तो इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो क्या क्या दिया है उन्होंने, ऑलमोस्ट एक आपको ड्राफ्ट में पहले ही बता दिया है कि स्कूल एजुकेशन के बारे में दिया है, हायर एजुकेशन के बारे में दिया है, टीचर एजुकेशन के बारे में दिया है, एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, देन वोकेशनल एजुकेशन, देन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में दिया है, देन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, फाइनेंसिंग एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अब डरना मत, हमने ये सब कुछ इतना नहीं पढ़ना है, हमने ज्यादा स्ट्रेस हायर एजुकेशन के ऊपर देना है, ठीक है। बट हाँ, हम स्कूल एजुकेशन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जरूर देखेंगे। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं स्कूल एजुकेशन के अंदर यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। सिर्फ हम इसके ऑब्जेक्टिव से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट चीज उन्होंने कही है कि स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कुछ नहीं है इसके अंदर, उन्होंने बोला है जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, पहले क्या होता था एजुकेशन जो है 6 ईयर्स से मतलब वो लोग स्ट्रेस कर रहे थे कि 6 ईयर्स से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टार्ट दे रहे हैं एक बच्चे को। अभी क्या है कि जो प्ले वे की जो होता है टाइम पीरियड, यानी 3 to 6 का जो टाइम पीरियड है ईयर एज का, अभी एडमिशंस लेते हैं वो 3 ईयर्स ऑफ एज में। तो एवरी चाइल्ड इन द एज रेंज ऑफ 3 to 6 ईयर हैज द एक्सेस टू फ्री, सेफ, हाई क्वालिटी, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट केयर एंड एजुकेशन बाय 2025। और इसका टारगेट क्या है 25 तक, 2025 तक। इस पूरी पॉलिसी में आपको 2025 या 2030 तक के टारगेट्स दिखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने टारगेट सेट किया है कि 2025 तक हम 3 से 6 साल के हर बच्चे को मतलब एजुकेशन सिस्टम में ले आएंगे विद फुल केयर। यहाँ पे चाइल्डहुड केयर है क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो इसीलिए लिखा है चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि उनको प्लेवे से लेके उन्होंने स्टार्ट किया, उनके बाद स्टार्ट किए है, ठीक है। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो कि देखो लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो उनको मतलब ऐसा नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि कुछ उनको पढ़ाओ, उनको स्कूल तक लेके आए और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करें, उनको जो भी चीजें चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं इस एज में, ठीक है। देन सेकंड चीज आती है यहाँ पे एंश्योरिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अमंग ऑल चिल्ड्रन। तो उनका बेस क्या होता है, देखो हम लिटरेट किसको कहते हैं, हम पढ़ा लिखा किसको कहते हैं, पढ़ा लिखा उसको नहीं कहते हैं जिसके पास डिग्री होती है, जैसे तो सबके पास ही अलग अलग तरह की डिग्री है। पढ़ा लिखा वो है जिसको बेसिक एटलीस्ट अपने साइन करने आ रहे हैं या फिर उसको काउंटिंग आती है। तो हम लिटरेसी एंड न्यूमरेसी दोनों ही चीजों के ऊपर इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट बेस हम यानी कि ग्रेड 5 तक, ठीक है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी दोनों चीजों को हम फाउंडेशन क्लियर कर देंगे हर बच्चे की। तो ये भी टारगेट कहाँ तक सेट हुआ है 2025 तक। सो बाय 2025 इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एवरी स्टूडेंट इन ग्रेड 5 एंड बियॉन्ड हैज अचीव्ड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। इसके अंदर देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ये यहाँ से याद कर सकते हो कि प्यूपल टीचर रेशो इन्होंने कितनी बोली है, यानी स्कूल के अंदर कितना बच्चे पे कितना टीचर होना चाहिए। तो 30:1 है, ठीक है, यानी कि एक टीचर 30 स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा, ठीक है, प्लस सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स या फिर पेरेंटल पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें भी रहेंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड जो इनका जो इन्होंने पॉइंट रखा है वो है एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एंड रिटेंशन इन एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। यानी कि अगर एक तो सबको एक्सेस हो, यानी कि अगर कोई मतलब कोई भी बच्चा है वो फ्री एंड कंपल्सरी, अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि कोठारी कमीशन ने वहां पे रेकमेंड किया था, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे ईयर देखो इन्होंने इस बार ईयर चेंज कर दिया है। क्या है, अचीव एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन इन फ्री एंड कंपल्सरी क्वालिटी स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ, वहां पे क्या था 6 to 18, ठीक है, सॉरी 6 to 14 था वहां पे, और यहाँ पे क्या है 3 to 18 ईयर्स, ठीक है। कब तक कर देंगे ये 2030 तक इनका टारगेट है कि हम ये कर देंगे, ठीक है, जिसके अंदर वो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कर देंगे, यानी कि देश का कोई ऐसा बच्चा नहीं छोड़ेंगे जिसने बेसिक एजुकेशन नहीं ली है। 3 to 18 ईयर्स ओल्ड कहते हैं कि हम फ्री एंड कंपल्सरी कर देंगे। पहले कितना था फ्री एंड कंपल्सरी, 6 to 14 था ओनली, ठीक है। और अगर हम डिसेबल बच्चों की बात करें तो 6 to 18 था, ठीक है, उनको 4 ईयर्स की रिलैक्सेशन थी, यानी कि वो अगर मतलब उनको 18 साल तक का जो है बेनिफिट था। तो नेक्स्ट जो है
इनका जो टारगेट है, न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। तो नया करिकुलम सेट किया जाएगा, जिसके लिए आपको मैंने कल ही दिखाया था आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 जो अभी बन रहा है, ठीक है, और उसके मेन पॉइंट्स तैयार हैं बन के, तो बहुत ही जल्दी उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, तो मतलब फुल फ्लेज्ड उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो कि ऑलमोस्ट आ चुका है। तो ये क्या चीज है कि इन्होंने बोला कि हम नया सिस्टम तैयार करेंगे, नया करिकुलम तैयार होगा, एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, पेडागोजी क्या होती है, जैसे हमने फर्स्ट पेपर में भी हम ये डिस्कस करते हैं, वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, जो भी हमारा प्रेजेंटेशन का वे होगा, उस कंटेंट को प्रेजेंट करने का, उसका स्ट्रक्चर भी कहते हैं हम चेंज कर देंगे, ठीक है। सो इसके अंदर इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, करिकुलम एंड पेडागोजी आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय 2022 तक कर देंगे, जो इम्प्लीमेंट कर दिया है इन्होंने काफी हद तक, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रोट लर्निंग। ये किस लिए कर रहे हैं, ये कि स्ट्रक्चर क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि बच्चा जो हम रट्टा लगा लगा के क्लास पास कर लेते थे वैसा सिस्टम ना रहे, ठीक है, बच्चा चीजों को समझे एंड उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, एंड 21st सेंचुरी स्किल्स सच एज critical thinking, creativity, scientific temper, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं उसको आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिजिटल लिटरेसी। तो देखो इतना सारी चीजों में वो कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल स्टडी यही नहीं करना है, ठीक है, हमने मतलब हमारे टाइम पे तो ऑब्वियसली ये बस ये कर लिया चलो हो गया, स्किल्स भी सीखनी है उसके अलावा, कम्युनिकेशन भी सीखना है उसके अलावा, क्रिएटिव फील्ड में भी जाना है उसके अलावा, मल्टीलिंगुअलिज्म भी आना चाहिए उसके अलावा, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बच्चे को पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी कहता है हम करिकुलम के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो, कि हमारा जो मैंने अभी 10+2+3 बोला था उसे चेंज कर दिया गया, एंड इट इज अ बिग चेंज, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम जड़ से लेके ऊपर तक हिला देंगे ये सब कुछ। क्यों हिला देंगे, क्योंकि सारा करिकुलम तो नया हो जाएगा, सारा स्ट्रक्चर ही नया हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाली जनरेशन के लिए ये जो एक मतलब पैटर्न है, ये कंप्लीटली हमारे पैटर्न से डिफरेंट रहेगा। तो 5+3+3+4 का डिजाइन इन्होंने किया है स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है। 5 मतलब फाउंडेशनल स्टेज, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट पेपर में ये आ सकता है कि 5 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, फिर 3 का मतलब क्या है, फिर 4 का मतलब क्या है। तो 5 का यहाँ पे मतलब है फाउंडेशनल स्टेज, 5 का मतलब 5 इयर्स, कौन से 5 इयर्स, 3, 4, 5, 6, सॉरी 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, यानी 5 साल बच्चे के, 3 से लेके 8 तक के जो 5 साल है बच्चे के, इसमें क्या होता है, रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट होती है एंड लर्निंग बेस्ड ऑन प्ले एंड एक्टिव डिस्कवरी। जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चे को ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाए जाना है, मतलब अभी तो बच्चा प्ले वे में जा रहा है तो उसको पढ़ाना है, तो इन्होंने बेस से लेके फाउंडेशनल स्टेज को क्या बोला है कि हम थ्रू प्ले वे मेथड बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे का 80 to 90% ब्रेन जो है वो बिफोर द एज ऑफ 6 डेवलप होता है, ठीक है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। तो ये जो बेसिक जो लर्निंग होती है बच्चे की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं उसकी लाइफ के, तो वो थ्रू आउट लाइफ उसके ऊपर इन्फ्लुएंस देते हैं। तो इस वजह से उन्होंने 3 से स्टार्ट कर दिया इस चीज को। देन आता है प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज जो है वो 8 से 11 साल रहेगा, यानी कि ये जो दूसरा 3 है ये 3 साल, अगले 3 साल। बिल्डिंग ऑन प्ले एंड डिस्कवरी, यानी इसी चीज पे चलते चलते बिगिनिंग द ट्रांजिशन टू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, उसके बाद वो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मतलब एक तय किया हुआ सिलेबस, एक प्रॉपर एक करिकुलम उनके लिए सेट किया जाएगा कि आपको क्लास में पढ़ना क्या है, क्या चीज कैसे करनी है, ठीक है। प्लेवे से बच्चा शिफ्ट करेगा अपने सिलेबस की तरफ कि ये चैप्टर है, इतने चैप्टर हैं, मतलब वो स्ट्रक्चर्ड होगा पूरी तरह से, सो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग बच्चा सीखेगा। देन उसके अगले 3 साल जो है वो 11 से 14 साल तक, नेक्स्ट जो ये 3 है उसे हम कहते हैं मिडिल स्टेज, ठीक है, स्टेजेस के नाम याद करते रहना, मिडिल स्टेज कहते हैं। एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन सब्जेक्ट्स, इसके अंदर उसे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। बिगिन नेविगेटिंग एडोलेसेंस, अब वो क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट वो मतलब 14 इयर्स में बच्चा क्या करता है, किशोर अवस्था में यानी एडोलेसेंस में, टीन एज में पैर रखता है, ठीक है, तो वो उसकी बिगिनिंग है टीन एज की, तो उस हिसाब से उसको वो सारी चीजें सिखाई जाएगी जो उसे टीन एज से पहले या टीन एज के दौरान मतलब उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए उसको चाहिए होती है, ठीक है। सो वो सारे कॉन्सेप्ट उसे क्लास में सिखाए जाएंगे। देन लास्ट आता है आपका जो 4 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है
5+3+3+4। तो लास्ट जो 4 है उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। अभी हम सेकेंडरी किसको बोलते हैं? सीनियर सेकेंडरी कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है, सेकेंडरी ही रहेगा अकेला। अभी हम बोलते हैं 9th 10th को सेकेंडरी, देन हम +1 +2 को सीनियर सेकेंडरी। बट नेक्स्ट अभी क्या हो गया है, नेक्स्ट में सिर्फ सेकेंडरी स्टेज रह गया है, जिसे हम 9th to 12th, ठीक है, ये काउंट करते हैं 4 years, यानी कि 14 to 18 years। तो पूरा मतलब जो स्कूल एजुकेशन रहेगा बच्चे का वो 3 साल से लेके 18 साल तक का रहेगा। सो इसके अंदर जो सेकेंडरी स्टेज है इसमें बच्चा क्या करेगा, अपनी जीवनी के लिए यानी लाइवलीहुड के लिए प्रिपेयर किया जाएगा उसको, एंड हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि उसके बाद उसको कॉलेज में जाना है, उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा, एंड ट्रांजिशन इनटू यंग एडल्टहुड, यानी कि उसके बाद वो एक मतलब एक तरह से आप कह लीजिए ऑलमोस्ट एक एडल्ट की तरह निकल के जाएगा स्कूल से, ठीक है, आफ्टर मतलब बीइंग 18 इयर्स ऑफ एज। तो उसका टीन एज पूरा वहीं निकल जाएगा स्कूल के अंदर। तो वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, टू बिकम एन एडल्ट, एंड अपनी जो लाइफ है उसे कैसे आप, जहाँ जो ये वर्ड है लाइवलीहुड, इसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, उन्हें एक स्किल भी सिखाई जाएगी, ठीक है, जिससे वो अगर मतलब उस स्किल के अंदर ही कोई काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो भी उसे सिखाई जाएगी, ठीक। तो ये एक तो इसमें से इतने पार्ट में से आपको एक तो ये सिस्टम याद रखना है 5+3+3+4, जो आपको पूछ लिया गया है ऑलरेडी आपके पेपर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पूछा जा सकता है जैसे क्या मतलब है इसका, तो मतलब आपको याद रखना है 3 to 8 ईयर्स, यानी कि पहला 5, सेकेंड हम स्टेज कह रहे हैं प्रेपरेटरी, थर्ड हम कह रहे हैं इसके ईयर प्लस स्टेज का नाम, दोनों याद रखने हैं आपने। इज इट क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इसी के अंदर जैसे एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक तो आपके लिए मदर टंग या लोकल लैंग्वेज जो है, ठीक है, एटलीस्ट 5th ग्रेड तक जो है स्कूल के अंदर एज अ मीडियम यूज की जाएगी, ठीक है, यानी कि माध्यम जो है एजुकेशन विल बी इन लोकल लैंग्वेज और मदर टंग एटलीस्ट टिल 5th ग्रेड, ठीक है, 5वीं कक्षा तक जो है 5th क्लास तक लोकल लैंग्वेज या मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज जिसे आप कह सकते हो वही उसी का इस्तेमाल किया जाएगा, बट प्रेफरेबली टिल 8th स्टैंडर्ड। कोशिश ये की जाएगी कि 8th तक किया जाए, लेकिन एटलीस्ट 5th तक तो किया ही जाएगा विद अ फ्लेक्सिबल बायलिंगुअल लैंग्वेज अप्रोच व्हेन नेसेसरी। तो हम बायलिंगुअल लैंग्वेज रखेंगे, यानी कि जरूरत पड़ी तो हम दूसरी भाषा का प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स की क्लास में भी इंग्लिश बोल रही हूँ, साइंस की क्लास में भी इंग्लिश बोल रही हूँ, नो, ठीक है। ऐसा रहेगा कि हम हर चीज को इंग्लिश को छोड़ के, देखो जब भाषा की बात आती है, देखो इंग्लिश दो तरीके से है ना, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज अ मीडियम। तो मीडियम यहाँ पे मदर टंग को बोला जा रहा है, यानी अगर मैं इंग्लिश की क्लास को छोड़ के बाकी कोई भी सब्जेक्ट जब मैं पढ़ा रही हूँ तो प्रेफर क्या किया जाएगा कि हम मदर टंग के अंदर ही उसको बच्चे को समझाएं, ठीक है। कब तक? 5th स्टैंडर्ड तक और 8th स्टैंडर्ड तक कोशिश किया जाएगा कि इस चीज को मेंटेन किया जाए। अगर जरूरत पड़ी, ठीक है, सो तब हम इंग्लिश के अंदर बात कर सकते हैं, या उनको समझाने के लिए जब हम यूज करते हैं, जैसे हम इस क्लास के अंदर एक बायलिंगुअल मेथड यूज करते हैं, यानी मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज एक तो रहेगी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कोठारी कमीशन में पढ़ी थी उस टाइम की जो चीज है वो अभी भी इम्प्लीमेंट की जाएगी, विच इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है, विल बी इम्प्लीमेंटेड इन स्पिरिट थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरा होल कंट्री में हम जो है लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड जिसके अंदर एक आपकी नेशनल लैंग्वेज रहेगी, एक इंटरनेशनल रहेगी और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज रहेगी, जो कि टीचर्स की लैंग्वेज, मतलब उनको बोला जाएगा कि ये आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। और जो मैंने आपको दिखाया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो रिवाइज किया जाएगा, ठीक है, जो कि रिवाइज अभी मैंने आपको दिखाया था, नई एक पिक्चर दिखाई थी एनसीएफ की 2023 की, जिसके अंदर उन्होंने 5 पॉइंट्स ऑलरेडी लिख दिए हैं कि हम ये 5 पॉइंट्स जो है इनके ऊपर हम पूरा मतलब करिकुलम सेट करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया है इसके अंदर से इम्पोर्टेंट। देन आती है बात नेक्स्ट जो 5th पॉइंट के अंदर आती है वो है टीचर्स, ठीक है, टॉर्च बेयरर्स ऑफ चेंज।
अब टीचर्स क्या हैं, जो बदलाव लाएंगे वही हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर भी अलग से बात हो रही है, यहाँ पे अलग से एक पॉइंट है जो इनके बारे में दिया गया है स्पेशली। सो एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन आर टॉट बाय पैशनेट, motivated, highly qualified, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड टीचर्स। यानी कि इनका ये मतलब है यहाँ पे कि हम पूरा ध्यान रखेंगे इस चीज का कि हम किसे अपॉइंट कर रहे हैं एज टीचर, ठीक है। वो उसका पैशनेट होना, यानी उसका पढ़ाने का जुनून होना चाहिए उस इंसान में, उस वो मोटिवेटेड होना चाहिए, बच्चों को तभी मोटिवेट करेगा ना ऑब्वियसली। तो हाईली क्वालिफाइड भी होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनली ट्रेन्ड भी होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि बीएड वगैरह के अलावा या कोई भी टीचिंग कोर्स के अलावा आप किसी को टीचर नहीं रख रहे हो, ठीक है। वेल इक्विप्ड टीचर हो, मतलब जो हर इक्विपमेंट के साथ, हर चीज के साथ बच्चे को पढ़ाना जानता हो, ठीक है। तो इस तरीके का वो टीचर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। सो यहाँ पे टीचर के लिए है, तो एक तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी टीचर्स को, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट्स फॉर टीचर्स किया जाएगा। फिर पैरा टीचर का एक कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। पैरा टीचर क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ पैरा टीचर विल बी स्टॉप्ड, सॉरी ये स्टॉप किया जाएगा बाय द कंट्री। जैसे वो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स रखते हैं या फिर अनक्वालिफाइड, मतलब किसी भी क्वालिफिकेशन को टीचर रख लेते हैं। या फिर क्या करते हैं कि ठीक है, आपने कोई भी मास्टर्स किया, मान लीजिए आपने एमए हिस्ट्री किया, पहले वैसे पहले ऐसे होता था कि आपने कोई भी एमए किया है तो आपको पढ़ाने के लिए रख लिया जाता था, बिकॉज पढ़ाना ऐसे माना जाता था कि पढ़ा कोई भी लेता है ना। अर्लियर क्या था कि कोई भी क्वालिफिकेशन होती थी, मतलब प्रॉपर एक लाइन नहीं थी क्वालिफिकेशन के अंदर ड्रॉ होती, कि अगर आप इवन जब काउंसलर्स की वैकेंसीज निकलने लगी तो उन्होंने शुरू शुरू में, मैंने यहाँ भी लोकल भी अपने यहाँ पे सुना है ऐसा, कि शुरू शुरू में उन्होंने जब काउंसलर्स को भी अपॉइंट अपॉइंट किया तो उन्होंने किसी भी मास्टर्स को अपॉइंट कर लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं। तो पैरा टीचर्स का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं या जो अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं, उसे बंद कर दिया जाएगा, यानी स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी, यानी कि चाहे वो थोड़ा पढ़े हैं चाहे ज्यादा, मतलब जितनी भी प्रोफेशनली उन्होंने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद उन्हें और ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, और भी चीजें कराई जाएंगी। ऐसा नहीं कि जितना पढ़ के आए हैं उनको उतना ही नहीं, उनको अपडेट भी किया जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द जॉब। देन उसके बाद आता है कि आपका, हाँ, उनका अच्छा मटेरियल रहेगा, अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी, ये टीचर के लिए है, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड इन द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, यानी समावेशी शिक्षा। तो इक्विटेबल का मतलब है सबको एक समान, एंड इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेके चलने वाली, ठीक है, सबको इंक्लूड करने वाली। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है इनका कि अचीव टू अचीव एन inclusive and equitable education system so that all children have equal opportunity to learn and thrive, and so that uh, partition uh, participation and learning outcomes are equalized across all genders and social categories by 2030। अब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि 2030 तक का हम टारगेट लेके चलते हैं कि हर कक्षा में हर तरीके का बच्चा बैठा होगा, ठीक है। चाहे वो, जैसे मैं कल आपको कह रही थी कि देखो इंक्लूजन जो है, पहले तो हमारी कंट्री में इंक्लूजन लड़का लड़की का भी नहीं था, है ना, यानी कि शिक्षा भी जो है वो सिर्फ लड़कों के लिए अवेलेबल थी, लड़कियों के लिए तो वो भी नहीं था। तो मतलब जेंडर भी इंक्लूड नहीं था। तो क्या है कि ऑल द जेंडर्स, इवन द थर्ड जेंडर ऑल्सो, ऑल द जेंडर्स, ठीक है, इन्होंने मेंशन नहीं किया इस चीज को, बट लिखा ऑल द जेंडर्स, ठीक है। सोशल कैटेगरीज, यानी कि कोई भी कास्ट, कलर, क्रीड, रेस या कुछ भी, है ना, किसी भी मायने में वो क्या नहीं करेंगे, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करके इक्वली ही उन्हें क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। सबको पार्टिसिपेट कराया जाएगा, एंड ताकि सबके इक्वल लर्निंग आउटकम्स हो, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिसी एक्शंस लिए जाएंगे कि सबको, मतलब जो भी अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं, चाहे वो वेमेन हैं, चाहे वो जो है
कोई भी अनप्रिविलेज्ड कुछ भी है, ठीक है, उसे रखा जाएगा एक स्पेशल कैटेगरी में और उनको भी एडमिशन दिया जाएगा और उनको भी मतलब एजुकेट किया जाएगा। देन स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, विल बी सेट अप इन डिसएडवांटेज्ड रीजन्स अक्रॉस द कंट्री। ऐसे कंट्री के रीजन्स, ऐसे एरिया, ऐसे स्थान जहाँ पे ज्यादा एडवांटेजेस नहीं दी गई हैं, वहां पे स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, मतलब जहाँ पे ज्यादा एनरोलमेंट्स नहीं है। तो स्टेट विल बी एनकरेज्ड टू डिक्लेयर दीज जोन्स, और ये राज्य का काम होगा कि वो अपने राज्य में ऐसा क्षेत्र जहाँ से ज्यादा पढ़ने वाले लोग नहीं आते या ज्यादा नहीं जा रहे हैं पढ़ने, या हमें मतलब इंक्लूजन ज्यादा नहीं हो रही है, वहां पे ऐसे जोन्स वो लोग बताएंगे जिनको फिर सरकार जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करके उनको 2:1 के हिसाब से, ठीक है, मतलब अगर 2 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च रही है तो 1 रुपया स्टेट गवर्नमेंट खर्चेगी, तो ऐसे इक्वली मिलके ये लोग आपस में जो है स्पेशल जोन्स बनाएंगे, ठीक है, जिनसे वहां उन एरिया के बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकें एजुकेशन के अंदर। देन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की जो रेशियो रहेगी, प्यूपिल टीचर रेशियो। देखो इंक्लूसिव के अंदर क्या रहता है ना, अगर आप इंक्लूसिव स्कूल का एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हो तो उसके अंदर ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं इंक्लूसिव के अंदर जो मे बी ब्लाइंड है, मे बी जो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो बच्चा शायद से क्या बोलते हैं, किसी तरह का उसको कोई भी मतलब कोई भी डिसऑर्डर या कोई भी डिसेबिलिटी या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो ऐसा बच्चा भी उसके अंदर रहेगा। अब क्या होगा कि टीचर को एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो इसके लिए उन्होंने नॉर्मल से कम प्यूपिल टीचर रेशियो रखी है। नॉर्मल में आपने कितनी प्यूपिल टीचर रेशियो वहां पे पढ़ी थी नॉर्मल के क्लासरूम के अंदर? 30:1। हाँ, 30:1। यहाँ पे क्या है कि नॉट मोर देन 25:1, यानी 25 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर चाहिए होगा, तो यहाँ पे उन्होंने कम कर दिया सो दैट जो है किसी तरीके का मतलब क्योस ना हो, ठीक है, और टीचर इजीली हैंडल कर पाए, तो हम करिकुलम को अच्छे से मेंटेन कर पाए, इसके लिए यहाँ पे जो रेशियो है वो 25:1 है, ठीक है। देन उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट, बस यहाँ पे तो इक्वालिटी के बारे में है सारा पॉइंट 6 के अंदर, कि हम इक्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे सभी स्कूल्स के अंदर। देन सेवेंथ पॉइंट जो आता है वो कहता है कि गवर्नेंस इन स्कूल एजुकेशन थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, कि ऐसे स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, स्कूल्स आर ग्रुप्ड इन स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। अब ये इंपॉर्टेंट है, सुन लेना आपकी नॉलेज के लिए, एज टीचर्स यू शुड नो कि आगे चल के क्या होगा, स्कूल के कॉम्प्लेक्स बना दिए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब अच्छा जैसे मॉल होता है ना, उसमें क्या होता है, एक शॉप नहीं होती, कई शॉप्स होती हैं, है ना, इसी तरीके से स्कूल्स के ग्रुप्स बना दिए जाएंगे जिन्हें क्या बोला जाएगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड रेंडर स्कूल गवर्नेंस मोर लोकल इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर जैसे स्कूल्स के कॉम्प्लेक्स बना दिए, तो अगर कुछ किलोमीटर्स पर एक स्कूल है जिसके अंदर केमिस्ट्री लैब है, ठीक है, तो जिस भी आसपास उसके एरिया के अंदर जिस भी स्कूल में केमिस्ट्री लैब नहीं है वो उनसे टाई अप कर सकते हैं और उनके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इवन द टीचर्स, ठीक है, अगर आप ये, हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसके, बट मैं ही आपको बता देती हूँ कि इवन द टीचर्स ऑल्सो दे कैन यूज, कि अगर कहीं पे कोई ऐसा टीचर है जो दूसरे स्कूल के अंदर वो फैकल्टी नहीं है अभी, तो वो उस फैकल्टी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी दूसरे स्कूल के मतलब एक स्कूल मतलब कुछ स्कूल मिलके आपस में जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं वो सभी यूज कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या है, स्कूल का आपस में एक तरह का टाई अप, जैसे उन्होंने क्या बोला है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, तो ये एक तरह की कम्युनिटी की तरह बन जाएंगे, ठीक है। तो इससे जैसे यहाँ पे है कि इसके अंदर इट विल आल्सो एंटेल अ वेल ऑर्गेनाइज्ड शेयरिंग ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज आल्सो। फिजिकल रिसोर्सेज में जैसे लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, आईसीटी इक्विपमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर स्पोर्ट इक्विपमेंट्स या फिर स्पोर्ट फील्ड्स, ठीक है, ये सारी चीजें भी वो यूज कर सकते हैं एक दूसरे की, ठीक है। देन आता है आपका नेक्स्ट
8th पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल को कैसे चलाना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, इसके ऊपर क्या बात है। तो इंडियाज स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज invigorated through effective regulation and accreditation mechanism that ensure integrity and transparency and foster quality and innovation for continually improving educational outcomes। अब इसमें क्या है कि सारा डेटा आपको भी पता है आईसीटी के थ्रू ऑल द डेटा इज प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर्स, है ना। कितने स्कूल के एडमिशन्स हैं, स्कूल कहाँ से एफिलेटेड है, क्या चीजें हैं स्कूल की, जो भी जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल को एक रेगुलेट करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो क्या है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तौर पर रखी जाएंगी। सो इसके अंदर वही चीज बोली गई है कि इसके जो भी रेगुलेशंस होंगे, रेगुलेशंस विल बी बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एक्रेडिएशन। इसे भी एक्रीडिएट किया जाएगा जस्ट एज हम जैसे अपनी हायर एजुकेशन को असेस एंड एक्रीडिएट करते हैं। दो असेसमेंट एक्रीडिएशन बॉडीज हैं हमारी, कौन कौन सी हैं हायर एजुकेशन में एक्रीडिएशन बॉडीज, कौन कौन सी है? मैम नैक एंड एनबीए। या राइट, गुड। तो नैक और एनबीए है वहां पे, तो इसी तरीके से स्कूल एजुकेशन के लिए भी सेटअप किया जाएगा कि उसे एक्रीडिएट किया जाए, ठीक है। इन्फॉर्म्ड बाय द स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क, इनका भी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा कि क्या चीजें हैं स्कूल में, क्या नहीं है, प्रॉपरली है या नहीं है, प्रॉपरली स्कूल रन कर रहा है नहीं कर रहा है, ए टू जेड एवरी ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये रहेगा इसके अंदर, सर्वे वगैरह किया जाएगा। अब ये हो गया स्कूल की बात। तो ये 8 पॉइंट्स थे जिनमें से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। उस ओवरव्यू के अंदर आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना, ठीक है। इनकी हेडिंग्स आप जरूर पढ़ के जाना, हेडिंग्स ओनली। और जो चैप्टर जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि नए स्कूल का नया स्ट्रक्चर क्या होगा, पैडागोजिकल सिस्टम क्या होगा, जिसके अंदर हमने 5+3+3+4 का सिस्टम पढ़ा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके अलावा मैंने जैसे आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोला कि इट इज टू बी कंटिन्यूड, यानी वो 1986 की पॉलिसी में भी था, वो 2020 में भी कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। जैसे हमने मदर टंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि पहले भी यही बोला गया था कि अपनी मातृभाषा में ही हम पढ़ाएंगे, तो अब इन्होंने सिर्फ लिमिट कर दिया उस चीज को कि 5वीं तक हम मातृभाषा में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। उसके बाद 8th तक उस चीज को मेंटेन करके रखा जाने की कोशिश की जाएगी, बट हाँ बायलिंगुअल मेथड हम अपनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इसमें से हमने देखे। देन नेक्स्ट आती है जी हायर एजुकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमारा मेन फोकस इसी पे है, तो हम इसे डिटेल करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पहली चीज जिस पे उन्होंने ध्यान दिया, वो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज का जो बनावट है, जो कैसे बने हुए हैं, उनके ऊपर बात हुई है। तो पहला क्या है, न्यू इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। तो पहली बात तो उन्होंने कही कि भाई हमें इनको, पहली बात तो हमें इनको रीस्ट्रक्चर करना है। अब रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, रीवैम्प द हायर एजुकेशन सिस्टम, क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, इंक्रीज करना है हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू एटलीस्ट 50% बाय 2035। याद रखना है ये पॉइंट कि हम 2035 तक ये मान के चलते हैं कि हम अपना जीईआर यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, यानी जो प्रति वर्ष जो हमारी एनरोलमेंट रेशियो होती है ऑल ओवर, वो हायर एजुकेशन के अंदर हमें 50% बढ़ा देनी है, मतलब 50% कर देनी है, एटलीस्ट 50% कर देनी है बाय 2030, ठीक है। ऐसा हम कर देंगे। एंड अ न्यू विजन एंड आर्किटेक्चर फॉर हायर एजुकेशन हैज बीन एनविजेज्ड विद लार्ज वेल रिसोर्स्ड वाइब्रेंट मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स। तो हम बहुत ही बड़े अच्छे बढ़िया कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास हम इंस्टीट्यूट्स बना देंगे। द करंट 800 जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं एंड 40,000 कॉलेजेस हैं विल बी कंसोलिडेटेड इनटू 15,000 एक्सलेंट इंस्टीट्यूट्स। तो चाहे हम उनको लिमिट कर देंगे, बट हम उनको वर्ल्ड क्लास बढ़िया एकदम बना देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ही इन्होंने क्या डिस्कस किया है कि दिस न्यू हायर एजुकेशन आर्किटेक्चर शेल क्रिएट लार्ज
वेल रिसोर्स्ड, हर तरह का रिसोर्स होगा उसके अंदर, वाइब्रेंट एंड ऑटोनॉमस मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है, सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडिंग रीच एंड कैपेसिटी व्हाइल बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल कम्युनिटीज। कुछ नहीं है इनका मतलब कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे जिसके अंदर हर तरह की लेबोरेटरी, हर तरह की लैब, हर तरह की हर चीज होगी, लाइब्रेरी एंड ऑल, ठीक है, हर तरह का मतलब अच्छा रिसोर्स होगा, फील्ड्स रहेंगे हर तरह के, जो भी बच्चे को कुछ भी ऑप्ट करना है वो ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी जिसे बोला जा रहा है, यानी डिफरेंट डिसिप्लिन रहेंगे उसके अंदर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो three types of institutions there will be, based on a difference in focus, all will be high quality। तो तीन तरह के अलग तरह के हम अप्रोच रखेंगे, कहता है इंस्टीट्यूशंस के लिए हायर एजुकेशन में। टाइप वन क्या रहेगा, विच फोकस ऑन द वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड हाई क्वालिटी टीचिंग अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन। तो चाहे कोई भी, जब भी यहाँ पे डिसिप्लिन वर्ड आ रहा है इसका मतलब सब्जेक्ट है, इसका मतलब एक डोमेन है। जैसे अगर सोशल साइंस है, सोशल साइंस के अंदर आपका हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटी आता है, सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं डिफरेंट, है ना। तो हर तरह का डिसिप्लिन जो है उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन की जाएगी, क्वालिटी टीचिंग कराई जाएगी एंड वर्ल्ड क्लास रिसर्च कराई जाएगी, ठीक है, टाइप वन। टाइप टू क्या फोकस किया जाएगा कि फोकस ऑन हाई क्वालिटी टीचिंग अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च। अब जैसे टीचिंग से रिसर्च में जो कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। देन आता है कि हाई क्वालिटी टीचिंग अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन ऑन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। तो जैसे हम मास्टर्स में जाके हम अपना मतलब रिसर्चेस वगैरह एंड ऑल ये सब चीजें देखते हैं, तो अकेले मास्टर्स के लिए डिसिप्लिन नहीं, अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन है उसे भी हाई क्वालिटी टीचिंग मतलब मेंटेन की जाएगी उनके अंदर भी, ठीक है। तो तीन अलग अलग यहाँ पे अप्रोच लेके फोकस लेके चल रहे हैं वो लोग कि इस तरीके से हम तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस रीस्ट्रक्चरिंग, ये जो वो रीस्ट्रक्चर करेंगे सारा ढांचा ही बदल देंगे, ठीक है, विल डन सिस्टमैटिकली एंड थॉटफुली। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ मतलब तोड़ देंगे फोड़ देंगे और उसके बाद मतलब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में इसे किया जाएगा, बाय कंसोलिडेटिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड बिल्डिंग न्यू वंस, ठीक है। तो पहले उसका सिस्टम बनाया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ से उसे इम्प्रूव करना शुरू करना है, एंड फिर नए जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाए जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि इन्होंने क्या कहा है, मिशन नालंदा एंड मिशन तक्षशिला, ठीक है। मिशन नालंदा एंड तक्षशिला क्या है कि इनके ऊपर बेस्ड आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। उनके आर्किटेक्चर इतने बढ़िया थे उस मतलब सेंचुरी के, अगर हम बात करें तो देयर विल बी, मतलब ये लॉन्च किए जाएंगे फॉर कैटलाइजिंग न्यू इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। तो हमारा आज का आर्किटेक्चर इनके ऊपर बेस करके बनाया जाएगा, ठीक है, नालंदा और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज के ऊपर। तो a few pace setting institutions, the इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन तैयार किए जाएंगे, रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, मे बी सेटअप एज अ पार्ट ऑफ दीज मिशंस, ठीक है। तो इन मिशंस के अंदर ये भी ध्यान रखा जाएगा कि हम लिबरल आर्ट्स बना रहे हैं या फिर हम मल्टीडिसिप्लिनरी बना रहे हैं कोई एजुकेशन के लिए, या फिर रिसर्च यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर ऑल इंस्टीट्यूशंस विल बी आइदर यूनिवर्सिटीज, या तो वो यूनिवर्सिटीज ही होंगी या फिर डिग्री ग्रांटिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के अंडर एफिलिएशन है, जैसे अभी होता है कि कॉलेज जो है वो ऐसे जगह जगह कॉलेज खुले हुए हैं तो वो बस यूनिवर्सिटी की डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं, ये ध्यान में रखा जाएगा कि जितने भी इंस्टीट्यूशन, जैसे ऊपर बोला ना उन्होंने कि 800 यूनिवर्सिटीज एंड 40,000 कॉलेजेस, इनको बेशक वो 15,000 कर देंगे टोटल, लेकिन वो इनको एक ही उसके अंदर बहुत ही A1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि या तो वो यूनिवर्सिटीज हो जाएंगे या फिर वो डिग्री ग्रांट करने वाले ऑटोनॉमस कॉलेजेस हो जाएंगे, ठीक है। देन आता है देयर विल बी सब्सटैंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू एक्सपैंड एंड वाइटलाइज पब्लिक हायर एजुकेशन थ्रू अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। तो कहता है अगर पब्लिक के अंदर, जैसे हम प्राइवेट जो लोग पैसा लगाते हैं इसके अंदर, वो इन्वेस्टमेंट भी ले ली जाएगी। अगर कोई प्राइवेट जैसे कोई कंपनीज होती है, एजेंसीज होती हैं, या कोई भी होती है जो प्राइवेट इन्वेस्ट करती हैं एजुकेशन के अंदर, ठीक है, तो वो भी जो है इनवाइट किया जाएगा उन लोगों को भी, मतलब
वेलकम किया जाएगा एंड इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। डेवलपिंग हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस इन डिसएडवांटेज्ड जियोग्राफिकल एरियाज। तो ऐसे एरियाज जैसे अगर हिली एरियाज की हम बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस नहीं है, यूनिवर्सिटीज दूर हैं या फिर बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि जो डिसएडवांटेज्ड जियोग्राफिकल एरियाज हैं जिनको दूर दूर तक पढ़ने जाना पड़ता है, वहां पे पहले इंस्टीट्यूशन अवेल किया जाएगा। ठीक है, this new institutional architecture will encompass all fields including all professional fields। तो इसके अंदर हर तरह की जो भी ये नया जो आर्किटेक्चर जो तैयार किया जाएगा नया, उसके अंदर हर तरह के प्रोफेशनल फील्ड का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हुई फर्स्ट पॉइंट की बात इन हायर एजुकेशन। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट नाउ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में इन्होंने फोकस किया है, फोकस ऑन हाई क्वालिटी लिबरल एजुकेशन। मैंने कल भी आपको बताया था कि लिबरल एजुकेशन क्या है, कि कोई भी अगर कुछ भी ऐसा पढ़ना चाहता है, मतलब मैं अपनी विश से कुछ पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो मैं पढ़ सकूं। अभी क्या है कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे तो एमए साइकोलॉजी करना है या मुझे तो कुछ और, मतलब कुछ भी और मेरा इंटरेस्ट आया तो मुझे पढ़ना है, तो वो मुझे क्या पूछेंगे कि आपकी एक अर्लियर क्वालिफिकेशन क्या है ना, तो उसके हिसाब से मुझे मास्टर्स के अंदर जो है, मतलब मुझे साइकोलॉजी करने के लिए ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, है ना, ऐसा हमारा लाइनअप होता है एक। तो उससे हटके जो हम लिबरल एजुकेशन है, ठीक है, मतलब हम अपनी मर्जी से अगर हम लिबरल एजुकेशन कुछ भी हम लेना चाहते हैं तो वो उसे फ्लरिश किया जाएगा। तो ये क्या चीज है, तो मूव टूवर्ड्स मोर इमेजिनेटिव एंड ब्रॉड बेस्ड लिबरल एजुकेशन एज अ फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो इसको इसलिए बनाया जा रहा है ताकि एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर तरह से विकास हो सके, विद रिगरस स्पेशलाइजेशन इन चूजन डिसिप्लिन्स एंड फील्ड्स। वैसे तो देखो आगे चल के एजुकेशन ही ऐसी हो जाएगी, अभी हमने जैसे देखा कि स्कूल के एजुकेशन में ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाएगी, यानी कि 9th के बाद आपको, हमने स्कूल एजुकेशन को डिटेल नहीं ना किया, तो 9th के बाद ही आपको क्या हो जाएगा कि इतने सारे सब्जेक्ट्स ओपन रख कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल ये सब हट जाएगा। ठीक है, ये सब रहेगा ही नहीं। 9th के बाद ही बच्चे को ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जैसे कुछ भी ऑप्शंस ले लो, चाहे आप म्यूजिक ले लो एसएस के मतलब सोशल स्टडी के साथ, या फिर आप हिस्ट्री ले लो मैथ्स के साथ, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं, ओपन टू ऑल। ठीक है, कोई भी ऐसी मतलब आई गेस 5 डोमेन्स ऐसी लेनी है जिसमें आपको मतलब चूज करना है आपके अपने डिसिप्लिन। तो इसी तरीके से यहाँ भी आगे भी लिबरल एजुकेशन ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तभी बच्चा आगे चल के उसको वो कर पाएगा ना, अदरवाइज वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय अ लिबरल एजुकेशन अप्रोच एज द फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर्स। तो सारे जितने भी अंडर ग्रेजुएशन हैं, जितने भी जैसे बीए है, बीकॉम है, या जो भी ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो वो जो है उनके अंदर क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट्स को। ठीक है, so liberal education with broad multidisciplinary exposure intended to develop constitutional values will be based on will be basis of higher education। ठीक है, अब देखो जब हम हायर एजुकेशन में एंटर करते हैं तभी हमारे पास अंडर ग्रेजुएशन, मतलब हम ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं ना, तब हम अंडर ग्रेजुएट होते हैं, तो वहीं से ही लिबरल एजुकेशन को जो है इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। देन द सेंटर्स विल बी सेट अप 10 इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ, अलग अलग 10 इंडियन इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे लिबरल आर्ट्स या मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के, या फिर यूनिवर्सिटी रिसर्च, मतलब ऐसी रिसर्च यूनिवर्सिटीज के मॉडल तैयार किए जाएंगे जो कि आईआईटीज के ऊपर बेस्ड होंगी। जैसे हमने देखा टॉप आईआईटीज है हमारे, ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट
करिकुलर स्ट्रक्चर्स वहाँ पे रखे जाएंगे, यानी कि जैसे ओपन स्टडीज हैं तो ठीक है, ओपन ही हर चीज रखी जाएगी कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज मल्टीपल में से ऑफर कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी होगा, यानी कि सब्जेक्ट्स का एक बढ़िया अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन रखा जाएगा, एंड ऑफर्ड मल्टीपल यूजफुल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनने वाली है, कि आप कहीं से भी एग्जिट कर सकते हैं किसी भी डिग्री से। जैसे कई बार होता है कि मैंने पढ़ लिया, मतलब मैंने एडमिशन ले लिया, अब जैसे लॉ के स्टूडेंट्स है ना, एक लंबा टाइम लगता है आपको, लाइक 4 इयर्स का होता है आपका, या 3 इयर्स का होता है, या 5 ईयर लॉ होता है कई बार। बट कई बार क्या होता है कि मुझे 1 साल में ऐसे लगने लगता है कि नहीं, मुझे तो कुछ और करना था, या मेरी लाइन तो कुछ और थी, है ना। सो समटाइम्स हम क्या होते हैं कि करियर में गलत ऑप्शंस भी चूज कर लेते हैं, या फिर हमें लगता है कि मुझे तो स्विच करना है, इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, एंड कोई भी रीजन हो सकता है। तो उसके लिए इन्होंने डिफरेंट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो वो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। अब क्या है कि द अंडर ग्रेजुएट डिग्री मे बी ऑफ 3 to 4 years ड्यूरेशन। 3 से वो क्या कर दी जाएगी, 4 साल की कर दी जाएगी, 3 और 4, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस में ऑफर मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स वहां पे ऑफर किए जाएंगे। क्या क्या एग्जिट पॉइंट्स रहेंगे विद इन दिस पीरियड, मतलब ये 4 सालों के अंदर, अगर आप 4 साल की डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो आप कहीं पे भी उस डिग्री को छोड़ सकते हो, आपको उसका नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने मान लीजिए ग्रेजुएशन में किया, 2 साल लगाए, तो मेरा मतलब इंटरेस्ट चेंज हो गया, मैंने दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जाके एडमिशन ले लिया, बट वो 2 इयर्स मेरे वेस्ट गए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा, तो विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन आपको भेजा जाएगा, ठीक है। यानी हर साल पे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। हमें क्या मिलता है, मतलब 3 इयर्स के बाद जब डिग्री एंड होती है, तब हमें सर्टिफाई किया जाता है। इसके अंदर आपको हर साल एक सर्टिफाई किया जाएगा एक सर्टिफिकेट से। तो एन एडवांस्ड डिप्लोमा, ठीक है, in a discipline or field, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years ऑफ स्टडी एंड अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year। देखो, पहले साल अगर आप करके छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट जैसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है वो दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा साल अगर आप करके छोड़ते हैं तो मतलब कोई भी डिग्री अगर आप लीव करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो आपको एडवांस्ड डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एरियाज के अंदर भी, मतलब वो काम काम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप 4 year जो प्रोग्राम है विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस फुल रेंज ऑफ लिबरल एजुकेशन, ठीक है। इसके अंदर देयर विल बी कॉल्ड बैचलर ऑफ लिबरल आर्ट्स, हम उसे बोलेंगे। द चूजन मेजर और माइनर, चाहे आप कोई भी छोटा बड़ा कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो 3 year प्रोग्राम विल लीड टू अ बैचलर्स डिग्री। अगर आप 3 साल एक डिग्री के अंदर लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगी, बैचलर डिग्री मिलेगी। पहले साल में क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में एडवांस्ड डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। सो बोथ प्रोग्राम्स मे लीड टू डिग्री विद ऑनर्स, ठीक है, इफ द स्टूडेंट डज द रिसर्च वर्क। और अगर आपने रिसर्च वर्क किया है उसके अंदर तो आपको ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सर्टेन प्रोफेशनल स्ट्रीम्स ऐसी होंगी जिनमें अगर आपको मे हैव ओनली 4 years, जैसे कि लॉ की अभी मैं बात कर रही थी 4 years लगते हैं, या फिर मेडिसिन की बात हो गई, मेडिकल की, या इंजीनियरिंग की, या टीचर एजुकेशन जैसे बीए बीएड कंबाइन कर देंगे, वो 5 years हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 4 year के अंदर ही आप बीए बीएड कर सकते हैं, ऐसा कर देंगे, तो ये चीज भी की जाएगी। तो उसके बाद अगर आप 4 साल लगाते हैं, ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर आपको मेंशन है कि इंस्टीट्यूशंस विल हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफर डिफरेंट डिजाइंस ऑफ मास्टर प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल, there may be 2 year program with the second year devoted entirely to research, ठीक है। एक तो हो गया कि 2 साल की आपने कोई भी कहीं पे एडमिशन ले लिया 2 साल वाली में, ठीक है, वहां पे आपका सेकेंड ईयर में सिर्फ रिसर्च ही रिसर्च करनी होगी आपको। अगर आप 3 years के 3 year वाले में लेते हैं, ठीक है, फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द 3 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, देयर विल बी एन इंटीग्रेटेड 5 year मास्टर प्रोग्राम उनके लिए ऑफर किया जाएगा, ठीक है, जैसे अभी भी वैसे तो ये होता है।
एंड फॉर स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में 4 साल लगाए हैं विद ऑनर्स, तब आपको एक साल मास्टर डिग्री का करना होगा सिर्फ, ठीक है। यानी कि आप अगर अगली डिग्री के अंदर प्रमोशन ले रहे हैं, जैसे अभी भी ये जो पॉइंट मैंने बोला ना कि अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको डायरेक्ट, अगर उसके बाद मास्टर्स जो है अगर वो 3 साल की है, तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीजों में रिबेट्स रखी जाएंगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर मैंने पहला साल कहीं पे एग्जिट किया है तो आपको सिर्फ सर्टिफाई किया जाएगा, सर्टिफिकेट दे देंगे। सेकेंड ईयर करेंगे तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे देंगे। थर्ड ईयर अगर आप 3 इयर्स किसी डिग्री में लगाते हैं तो आपको एक डिग्री, बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट दिया, मतलब जो है सर्टिफाई किया जाएगा उससे। अगर आप 4 इयर्स किसी डिग्री में लगाते हैं तो एज अ रिसर्च स्कॉलर, मतलब रिसर्चर का भी, डिग्री के साथ साथ आपको रिसर्चर का भी आपको मतलब जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एग्जिट पॉइंट्स रखे हैं। देन आएगा कि नेक्स्ट आता है कि एमफिल का जो प्रोग्राम है उसे पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा, डिसकंटिन्यू। पहले होता था कि हम एमफिल करके पीएचडी के अंदर एडमिशन लेते थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। फिर क्या होता था, पीएचडी में एक तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, ठीक है। अभी तो हमारा नेट वगैरह आ गया, उसके थोड़े बेनिफिट्स होते थे, जैसे पीएचडी में आपको 1 ईयर मतलब आपका एक तरह से एडवांस समझ लिया जाता था। तो ये जो चीज है, एमफिल का जो कॉन्सेप्ट है उसे ही बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब स्टॉप कर दिया, नाउ देयर इज नो सच यूज, क्योंकि बच्चे तो डायरेक्ट ही एंट्रेंस देके पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। देयर इज नो यूज ऑफ एमफिल, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। कंड्यूसिव का यहाँ पे मतलब होता है कि फेवरेबल, जिसे आप कह सकते हो, यानी अनुकूल, हम हिंदी में हम वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना जिसके अंदर मतलब बच्चा जो है वो आराम से इजीली पढ़ पाए, फिट हो पाए, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। सो इंश्योर करना, ये इंश्योर करना अ जॉयफुल, रिगरस एंड रिस्पॉन्सिव करिकुलम, एंगेजिंग एंड इफेक्टिव पैडागोजी होनी चाहिए। पढ़ाने का तरीका मतलब बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए और बहुत ही बच्चे को एंगेज करके रखने वाला होना चाहिए। एंड केयरिंग सपोर्ट टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट देना जिससे कि बच्चा हर तरह से ग्रो कर पाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पॉइंट्स रखे गए हैं कि नंबर 1 इन्होंने क्या बोला है कि एक हम करिकुला जो है वो तैयार करेंगे, जो कि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के फ्रेमवर्क जो है एसी, ये जो एजेंसी है ये तैयार करेंगे, which will outline the learning outcomes associated with degree, diploma, certification offered in various fields and disciplines. This framework will be aligned with the national skill qualification। देखो इसको क्या है कि इसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगर एक बच्चा सर्टिफिकेट लेके निकल रहा है कॉलेज से, ठीक है, तो वो किस फील्ड में कौन सी स्किल कर पा रहा है। अगर एक बच्चा रिसर्च, एज अ रिसर्चर निकल रहा है, अगर एक बच्चा डिप्लोमा कर रहा है, अगर एक बच्चा कोई भी डिग्री कर रहा है, तो वो किस तरीके से अपनी जो स्किल्स हैं उनको आगे चल के कैसे कनेक्ट कर पा रहा है और कैसे वोकेशनलाइज हो पा रहा है, उसके वो चैनलाइज कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा बच्चे के लिए, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है उसे रिवाइज किया जाएगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अभी भी हमारा चलता है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, मतलब इट इज चॉइस बेस्ड, बट इसे रिवाइज करके इम्प्रूव किया जाएगा एंड अलाउ किया जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, यानी कि नए नए जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलाउ किए जाएंगे, ठीक है। Then stimulating learning experiences will be offered through effective pedagogical practices. All students will also be offered meaningful opportunities for social engagement, ठीक है, ताकि बच्चे सोसाइटी से कनेक्ट हो पाए। एक ऐसी सोशल एंगेजमेंट की, मतलब ऐसी एक्टिविटीज उनको ऑफर की जाएंगी जो कि उनके लिए मीनिंगफुल हो। कई बार क्या होता है कि बच्चा, अच्छा हम बहुत बार कहते हैं कि आपको क्या मतलब सोशली मतलब बच्चा कनेक्ट नहीं हो पाता, बट हाँ पढ़ा लिखा जरूर होता है, तो उसका क्या फायदा ना, जब हम सोशली ही एंगेज नहीं हो पाए तो हमारी फिर इतनी एजुकेशन का फायदा क्या हुआ। तो उसे सोशल एस्पेक्ट से कनेक्ट करने के लिए उसके एकेडमिक एस्पेक्ट को रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। तो एकेडमिक
financial and emotional support will be available for students to help them attain better outcomes. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शैक्षिक तौर पे तो हम बच्चे को हेल्प कर ही रहे थे, फाइनेंशियल तौर पे और इमोशनल सपोर्ट, वेरी बिग पॉइंट। इमोशनल सपोर्ट के लिए जैसे आप देखते हो कि काउंसलर स्कूल के अंदर अपॉइंट किए गए हैं आजकल, स्कूल्स के अंदर आप देखते हो कि स्पेशल एजुकेटर्स या काउंसलर्स की वैकेंसीज निकलती है ना। म्यूट कर लो अपने माइक्स को, ठीक है। पतली हो जाएगी, थोड़ी सी पकड़ लेगी तो वैसा ही क्या किया जाएगा, इसके अंदर किया जाएगा, ठीक है, ताकि बच्चे को एकेडमिक, फाइनेंशियल प्लस इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाए फॉर बेटर आउटकम्स। देन आता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है उसे एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है, ताकि हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो सके। हर वो बच्चा जो कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहा, यहाँ पे स्कूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हायर स्टडीज की बात हो रही है, कि जैसे बहुत सारे बच्चे प्लस टू करने के बाद ही किसी काम में लग जाते हैं, या आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, या बहुत सारे अदर ऑप्शंस चूज कर लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो हायर एजुकेशन में एनरोल हों, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताया भी है कि इसे 2035 तक का मान के चला जा रहा है इसका एम। तो मेजर्स सच एज, इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए ओपन डिजिटल रिपोजिटरीज खोली जाएंगी, जैसे सॉरी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जैसे हम स्वयं वगैरह कर रहे हैं, ऐसे और प्लेटफॉर्म्स को, मूक्स को ओपन किया जाएगा, ठीक है। एंड बहुत सारी ऐसी क्वालिटी इन क्लास प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जिससे बच्चा जो है उसको, अगर वो फिजिकली नहीं जा पा रहा है, प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो ऑनलाइन ही हायर एजुकेशन ले ले, ठीक है। देन इंटरनेशनलाइजेशन की जाएगी ऑफ एजुकेशन विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू बोथ इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन एंड द स्टूडेंट एंड फैकल्टी मोबिलिटी, ठीक है। तो फैकल्टी के लिए भी कि आप इंटरनेशनली मतलब दूसरे कॉलेजेस में जाके आप टीच कर सकते हैं, इंटरनेशनली आप जा सकते हैं, एंड वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं, एंड प्लस स्टूडेंट्स भी वहां जाके हमारे पढ़ सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं उनके स्टूडेंट्स। तो बोथ म्यूचुअली मतलब इसे किया जाएगा। एंड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स के, मतलब एक यूनिवर्सिटी का बच्चा दूसरे यूनिवर्सिटी में, इस तरीके से इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल education will be set up within selected Indian universities। तो ये सिर्फ selected Indian universities के साथ ही किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है एनर्जाइज्ड, एंगेज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी। अब बात आ जाती है फैकल्टी की, टीचर्स की, ठीक है, कि हायर एजुकेशन में टीचर्स के ऊपर, अब इसे ध्यान से पढ़ना। एम्पावर्ड फैकल्टी विद हाई कॉम्पिटेंसी, आपके काम का होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये लगना है, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर नॉलेज ऑल्सो एंड फॉर योर पेपर पॉइंट ऑल्सो। तो हम यहाँ पे हाई कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता जिसे हम कहते हैं, यानी कि अच्छी एबिलिटी वाले जो फैकल्टी है, जो काफी एम्पावर्ड है, डीप कमिटमेंट के साथ जो आती है, ऐसा नहीं कि एक बार टीचिंग में आए छोड़ के चले गए, या बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब पढ़ाना उनका पैशन ही नहीं था, ऐसा नहीं, ठीक है। एनर्जाइज्ड फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है, बहुत ही एनर्जेटिक टीचिंग फैकल्टी रखी जाएगी। देन इसके अंदर इन्होंने क्या पॉइंट्स दिए हैं, फर्स्ट हमारा आ जाता है स्टूडेंट टीचर रेशियो, ठीक है। स्टूडेंट टीचर रेशियो डिजायरेबल कितना रखा जाएगा, नॉट मोर देन 30:1, ठीक है। यहाँ पे वो अगेन वही चीज है स्कूल वाली, कि 30:1 इतना ही हम रखेंगे। एंड द प्रेवलेंट अप्रोच ऑफ एडॉक, एडॉक पे जो फैकल्टी रखी जाती है, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स जो दिए जाते हैं, इमीडिएटली उसे क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रखना कि उन्होंने ये कहने की कोशिश है कि हम पूरी कोशिश यही करेंगे कि परमानेंट ही वैकेंसीज निकले, जो एडॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो बंद कर दी जाए, ठीक है। तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट विल बी बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस होगी, जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो कैसे होगी, कैसे आपको जॉब मिलेगी, एकेडमिक एक्सपर्टाइज, एक तो आप उस एरिया में एक्सपर्ट होने चाहिए हो, टीचिंग कैपेसिटीज आपकी होनी चाहिए, एंड डिस्पोजिशन फॉर पब्लिक सर्विसेज होने चाहिए, यानी कि आपके अंदर वो, जैसे मैंने कहा कि वो पैशन होना चाहिए कि आप एक पब्लिक सर्विस दे पाओ। देन एंड अप्रोक्सीमेटली डिजाइंड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट टेन्योर रखा जाएगा। ट्रैक सिस्टम फॉर फैकल्टी विल बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दिस विल बी फुली फंक्शनली, कब तक हो जाएगा ये, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, इंक्लूडिंग प्राइवेट जो भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, बाय 2030, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि जिनको जॉब्स में जाना है, जिनको प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है इन हायर एजुकेशन, तो 2030 तक ये लोग क्या कर देंगे कि एडॉक वगैरह सब बंद कर देंगे और परमानेंट
परमानेंट कर देंगे जितने भी टीचर्स हैं, और आगे भी जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी वो परमानेंट निकल जाएंगी। Then faculty will be empowered to make curricular choices for their courses and pursue research with academic freedom। तो उन्हें क्या दिया जाएगा, ऐसा फ्रीडम दिया जाएगा कि वो आगे अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो ओपन है। ऐसा नहीं कि आप पीएचडी कर चुके हैं, चाहे आप डॉक्टरेट ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं ऑलरेडी, है ना, बट अगर आपको किसी एरिया के अंदर आपका मन है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनको वो लिबर्टी दी जाएगी कि वो अपनी चॉइस के किसी भी करिकुलर कोर्स के अंदर रिसर्च वर्क जो है वो उसको कर पाएंगे। ठीक है। All institutions will develop a continuous professional development plan for faculty, यानी कि टाइम टू टाइम उनको कंटिन्यूली उनको डेवलप करने के लिए एक प्लान इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस ऐसा किया जाएगा। द प्लान शुड इंक्लूड कैपेसिटी डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या ध्यान दिया जाएगा कि उनका क्या फील्ड है, क्या डिसिप्लिन है, पेडागोजिकल कैपेसिटीज क्या है, मतलब किस एरिया में वो कैसे पढ़ा रहे हैं, रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन कितना है टू प्रैक्टिस। ठीक है। देन फैकल्टी की जो रिटायरमेंट है, ठीक है, या फिर मतलब रिक्रूटमेंट जो है एंड डेवलपमेंट जो है, उसके करियर प्रोग्रेशन जो है, यानी प्रमोशंस जैसे होती हैं हमारी, ठीक है, कंपेंसेशंस जो हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान होगा एवरी इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, कि किस तरीके से आपकी फैकल्टी ने कितना ग्रो किया है उसे भी देखा जाएगा। तो ये बात थी सारी फैकल्टी के ऊपर। इतना क्लियर है यहाँ तक के? यस मैम। ओके, गुड। नेक्स्ट आपके पास है एम्पावर्ड। वो ये क्या हो रहा है? Oops. हम्म हम्म ओके। तो एम्पावर्ड गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी इसके अंदर रखी जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि खुद से किसी चीज से डील करना। ठीक है, ऐसा कब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कि जो जो भी हम जैसे जिन चीजों को लागू कर रहे हैं, कोई पॉलिसी बन रही है, कोई भी कुछ भी बन रहा है, ठीक है, उसकी गवर्नेंस के लिए हायर इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या किया जाएगा, तो इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्नड जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं विल विद कैपेबल एंड एथिकल लीडरशिप, उन्हें मतलब ऐसी फ्रीडम उन्हें दे दी जाएगी। ठीक है, कि वो अपनी जो खुद की जो भी गवर्निंग जो चीजें चल रही हैं खुद से गवर्न कर पाए चीजों को। ठीक है, जैसे अभी गवर्नमेंट होल्ड करती है ना चीजों को, तो उनके जो खुद के जो चांसलर वगैरह होते हैं वो खुद से ऑटोनॉमी उनको मिल जाएगी, मतलब उनको फ्रीडम मिल जाएगी उस चीज में चेंजेस या अपडेशंस करने के लिए। तो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी गवर्न्ड बाय इंडिपेंडेंट बोर्ड्स, ठीक है, विद कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो उनको पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज दे दिया जाएगा एक तरह से। द फॉर्मेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड, एक बोर्ड मतलब इंडिपेंडेंट बोर्ड जो बनाया जाएगा उसके अंदर द चेयर एंड वाइस चांसलर या फिर डायरेक्टर जिसे आप कह सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव विल एंश्योर एलिमिनेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कोई भी इसमें बाहरी इंटरफेरेंस नहीं रखी जाएगी, इंक्लूडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड विल अनेबल द एंगेजमेंट ऑफ हाई कैपेसिटी पीपल विद कमिटमेंट टू द इंस्टीट्यूशन। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक बोर्ड बना दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट बोर्ड, जो कोई भी फैसला लेगा, इसके अंदर किसी भी एक्सटर्नल बॉडी का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, तो वो पूरी तरह से खुद से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मतलब चला पाएंगे। तो ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बिकम ऑटोनॉमस, ये सारे के सारे ऑटोनॉमस हो जाएंगे। ऑटोनॉमस वर्ड का बार बार मैं मतलब बता रही हूँ कि खुद से उसको हैंडल करना चीजों को। ठीक है, ऑटोनॉमी हो जाना। देन सेल्फ गवर्निंग एंटिटीज एंड द प्रैक्टिस ऑफ एफिलिएशन विल बी स्टॉप्ड। अब इसमें हमने ऊपर भी पढ़ा कि जितने भी, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी, वो ऑटोनॉमस कर दी जाएगी। ठीक है, हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था। तो यहाँ पे भी वही है कि हम एफिलिएशन को स्टॉप कर देंगे। एफिलिएटेड कॉलेजेस विल बी सपोर्टेड टू डेवलप इनटू ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटेड कॉलेजेस, उनको बना दिया जाएगा। जितने भी ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे आपने भी, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर मान लीजिए डीएवी कॉलेज से किया है ना, यहाँ पे चंडीगढ़ से मास्टर्स है, तो अगर हम ये एफिलिएट कहाँ से है, पंजाब यूनिवर्सिटी से है जो कि चंडीगढ़ में, तो वो क्या हो जाएगा, ये चीज कट हो जाएगी, और जो डीएवी कॉलेज है या जो भी कॉलेज है
वो अपनी खुद की ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांट कर पाएगा, ठीक है। उसे किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा। एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज जो एफिलिएट करती हैं उन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है डेवलप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज, बड़ा चेंज है ये, और ये चेंज कर दिया जाएगा। देन प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस विल बी ट्रीटेड एट par बाय द रेगुलेटरी रेजिम। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन विल बी स्टॉप्ड। किसी भी तरीके से अगर एजुकेशन को मतलब अगर ऐसा कुछ भी किया जा रहा है कि कॉमर्शलाइज, यानी कि किसी सेक्टर में अगर हम मतलब जैसे हम किसी चीज को बेचते हैं, है ना, ऐसा अगर एजुकेशन के साथ प्राइवेट या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ऐसा अगर ट्रीट कर रहे हैं, अभी भी जैसे कर रहे हैं, डिग्रियां बेच रहे हैं, है ना, बहुत सारे आपने बहुत जगह सुना होगा कि डिग्री ले लो, बस यहाँ से पैसे दो और डिग्री ले लो। ये जो चीज है इसे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि कॉमर्शियलाइजेशन जो एजुकेशन की हो रखी है उसे बंद कर दिया जाएगा, जो कि मोस्ट कहाँ पे है, ये है कहाँ पे है, प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही ऐसा हो रहा है। अभी तक ऐसा चल रहा है ऐसा बहुत जगह, तो इसे बंद कर दिया जाएगा। ऑटोनॉमी विल बी इनग्रेन्ड इन द सिस्टम, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑटोनॉमी आ जाएगी, यानी खुद से हर हायर इंस्टीट्यूशन अपने आप को चलाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम। ये जो रेगुलेशन सिस्टम है इसमें बदलाव किए जाएंगे, यानी कि कौन किस चीज को रेगुलेट कर रहा है। तो इफेक्टिव एनेबलिंग एंड रिस्पॉन्सिव रेगुलेशन टू एनकरेज एक्सीलेंस एंड पब्लिक स्पिरिटनेस जो है दी जाएगी हायर एजुकेशन के अंदर। इसके अंदर क्या किया जाएगा, द फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग, फंडिंग, एक्रेडिएशन, रेगुलेशन विल बी सेपरेटेड। ये सब चीजें अलग अलग कर दी जाएंगी। एंड कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज, यानी कि फंड कोई अलग करेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट अलग करे, अलग कोई एजेंसी करेगी, एक्रेडिएट अलग करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग से बनाएगी कोई एजेंसी, ठीक है। एंड एलिमिनेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड कंफ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे क्या होगा कि मतलब कंफ्लिक्ट नहीं होगा, किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी इससे। Then the National Higher Education Regulatory Authority will be the only regulator for all higher। अब ये important point है, अभी तक जैसे यूजीसी रेगुलेट कर रही है मोस्टली सारी चीजों को, या एआईसीटी कर रही है, तो एक नेशनल लेवल की हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी जाएगी, ठीक है, जो कि जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको होल्ड करेगी, इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल एजुकेशन ऑल्सो। सो ऑल करंट रेगुलेटरी बॉडीज जो इस वक्त रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशंस बना रही हैं, जैसे मैंने अभी कहा एआईसीटी या यूजीसी जो है, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के अंदर उनको बदल दिया जाएगा। द करंट यूजीसी विल ट्रांसफॉर्म द हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। यूजीसी को बदल के क्या कर दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो, यूजीसी को ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया जाएगा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल के अंदर इसे बदल दिया जाएगा, ठीक है। then the general education council will set up एक general education council बनाई जाएगी and will develop the national higher education qualification framework to define graduate attributes, that is the expected learning outcomes for higher education। तो आपको कितने पड़ाव पे कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए, या अगली डिग्री के लिए आपका कितना अचीवमेंट होना चाहिए, ये सब तय करने के लिए एक जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है वो तैयार की जाएगी। Then accreditation on basic parameters will form the basis of regulation। तो ये जो rules regulations जो चलाए जाएंगे ना, ये सारी चीजें बेसिक accreditation के ऊपर चलाए जाएंगे, कुछ पैरामीटर्स तय किए जाएंगे, ठीक है, जो कि कौन करेगा, NAC will develop an ecosystem of accreditation institution and oversee the process। और वही इसको देखेगा, वही regulations बनाएगा कि accreditation कैसे करना है, और वही देखेगा कि करना कैसे है, वही जाएगा करने के लिए, ठीक है। देन देयर विल बी अ कॉमन रेगुलेटरी रेजिम फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो जैसा कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में किया जाएगा वैसे ही प्राइवेट के अंदर भी किया जाएगा। किसी भी तरह का जो है मतलब फिलेंट्रॉफी, इसका मतलब है कि
प्राइवेट फिलेंथ्रॉपी मतलब जैसे मनी का हम जो यूज करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, जैसे मैंने अभी कहा कि डिग्रीज दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं, नॉन अटेंडिंग जैसे आपने सुना होगा, है ना। तो बहुत सी जगह बच्चे जाते ही नहीं है, बस पेपर देके डिग्री ले लेते हैं, पेपर दे आते हैं, पास हो जाते हैं और डिग्री ले आते हैं। ऐसा बहुत सी जगह पे ऐसा जो है मिस यूज जो किया जा रहा है, ठीक है, वो नहीं किया जाएगा। तो प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनमें वैसा ही इनिशिएटिव लिया जाएगा जैसा कि पब्लिक के अंदर लिया जा रहा है, ठीक है। देन आपका आता है स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन विल बी इन्वॉल्व एट पॉलिसी लेवल। जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी उसके अंदर स्टेट के डिपार्टमेंट्स भी होंगे। स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन विल फैसिलिटेट पीयर सपोर्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग की जाएगी। तो दोनों स्टेट एंड सेंटर इसके अंदर काम करेंगे। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। अभी आपके लिए ये मैंने पूरा जो है कंप्लीट कर दिया हायर एजुकेशन। नेक्स्ट विल बी टीचर एजुकेशन, जो हम कल देखेंगे। उसके भी हम सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। जिसको मैंने ज्यादा कवर किया है ईच